वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, विच इज़ अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गैसेस के बारे में स्टडी किया था और गैसेस के लॉज को स्टडी किया था, बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ। आज हम अपनी वीडियो में फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी करेंगे और इसके अलावा हम लोग लिक्विड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस में गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इसी वजह से उनकी जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स और सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स थोड़े आपस में क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इसी वजह से उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। इन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, लाइक डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जिन कंपाउंड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। नीचे उन्होंने गैस, लिक्विड और सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्क्राइब किया हुआ है कि गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू गैसेस थोड़े से क्लोज हैं और सॉलिड में रिजिड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पे वो बात कर रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के अंदर इतनी ज़्यादा डोमिनेट हो जाती हैं कि वो आपस में उनके मॉलिक्यूल्स को देखकर लगता है कि वो मोशनलेस हैं। उनको वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं, इसी वजह से उनकी डेंसिटी भी लिक्विड की निस्बत ज़्यादा होती है। अब हम लिक्विड स्टेट पे आ जाते हैं। लिक्विड स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो लिक्विड स्टेट का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। इसी वजह से जिस भी कंटेनर के अंदर उनको डाल दिया जाए वो उसी कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेती हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन। अब एग्ज़ाम में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि डिफाइन इवेपोरेशन या एक्सप्लेन इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। कोई भी हमारे पास लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे हम घर में पानी बॉईल करते हैं तो पानी बॉईल होकर स्टीम बनता है और गैस की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। अगर हम ज़्यादा देर बॉईल करते रहें तो वो उसी बर्तन में सूख भी जाता है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन में एक गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इवेपोरेशन बेसिकली एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एक हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। ये आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। When 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, it requires 40.7 kilojoule per mole किलोजाउल ऑफ एनर्जी। जब हम वाटर को लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो होती है 40.7 किलोजाउल पर मोल। तो आपने ये भी एमसीक्यू में याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स हमारे पास कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। उसी कंटिन्यूस मोशन की वजह से उनके दरमियान में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और कुछ की एवरेज होती है। अब वो बात कर रहे हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती हैं वो अपने दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और सरफेस से एस्केप हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हमने अभी इवेपोरेशन का नाम दिया था। इवेपोरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये सारे के सारे टेम्परेचर्स पर होता रहता है, ऑल टेम्परेचर्स पर होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। आपने एमसीक्यू में याद रखना है, जितना हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उतनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उतना इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट हाउ इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। तो इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस कैसे है? जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे पास वेपराइज हो जाते हैं। जो बाकी मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए हमने पढ़ा है हीट फ्लो का जो लॉ होता है वो ज़्यादा हीट ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम एनर्जी वाले रह गए हैं, कम हीट वाले रह गए हैं, तो जो ये जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी वजह से हमें ठंड फील होती है। इवेपोरेशन कूलिंग को कॉज करती है। एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि जब हम अपनी हथेली के ऊपर एक अल्कोहल का ड्रॉप डालते हैं तो अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है और हमें अपने हाथ के ऊपर कूलिंग इफेक्ट फील होता है। इवेपोरेशन डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स पर: सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये 3 पॉइंट्स आपने एग्जाम में एमसीक्यू में भी याद रखने हैं, छोटी छोटी बातें इनमें, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने ये याद रखना है कि इवेपोरेशन क्या होती है या इवेपोरेशन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। सो 1 बाय 1 देख लेते हैं। नंबर 1 पे है सरफेस एरिया। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। अब हम चाय के अंदर हम चाय को अगर हम सॉसर में डालते हैं तो वो क्यों डालते हैं कि उसमें चाय जल्दी ठंडी नहीं होती, क्यों? उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। नंबर 2 पे है टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर इवेपोरेशन ज़्यादा होती है क्योंकि हाई टेम्परेचर पर हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके इवेपोरेट हो जाते हैं। वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेस अर्लियर देन दैट ऑफ कंटेनर विद कोल्ड वाटर। अगर एक बर्तन में ठंडा पानी हो और एक बर्तन में गर्म पानी हो तो गर्म पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। नंबर 3 पे है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगी तो मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होने के लिए मुश्किल होगी। इसी वजह से अल्कोहल का इवेपोरेशन रेट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो वाटर इसी वजह से जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।